नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मतीराम के काव्य की विशेषताएं। इससे पहले की हमारी वीडियो में हमने मतीराम के जीवन, उनकी रचनाएं, उनकी मृत्यु और उनके आश्रयदाता राजा कौन कौन से थे उनके बारे में विस्तार पूर्वक जाना। और आज की हमारी वीडियो में हम मतीराम के काव्य की प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं जो कि मतीराम को दूसरे अन्य रीतिकाल कवियों से अलग करती है, उनके बारे में हम जानेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास के उत्तर मध्यकाल यानी हिंदी साहित्य इतिहास के मध्यकाल को हम दो भागों में बांटते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को हम रीतिकाल के नाम से अभिहित करते हैं, जिसका समय है संवत 1700 से संवत 1900 तक का। तो हिंदी साहित्य इतिहास के उत्तर मध्यकाल में दरबारी जीवन का बोलबाला था और राजा महाराजाओं, सेठ साहूकारों और नाना भूमिपतियों की विलासी जीवन दृष्टि ने तत्कालीन जनमानस को एक तरह से उपेक्षित सा कर दिया। तो दूसरी तरफ साहित्यिक अवदान में राष्ट्रीयता के छोटे छोटे टुकड़े दृष्टिपात स्वरूप पनपने लगे। साहित्यिक जीवन दरबारी संस्कृति एवं समाज की भांति विलासिता, श्रृंगार, घोर सांसारिकता और जन उपेक्षा के भाव में डूब गया सा लगता है। रीति कवि अपने रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्य में रीतिकालीन परिस्थितियों से उपेक्षित न रह सके। उन्हें अपनी आजीविका के निर्वहन और विलासिता की पूर्णता हेतु राजाओं के दरबारों और राज्य आश्रयों में रहकर साहित्य रचना के लिए बाध्य होना पड़ता था। रीतिकालीन काव्य और कवियों की तरह मतीराम का काव्य सौंदर्य भी रीतिकालीन परिस्थितियों से पनपा हुआ साहित्य है। यानी किसी भी साहित्यकार का साहित्य जो होता है वो तत्कालीन परिस्थितियों से उपजा हुआ साहित्य होता है। तो रीतिकाल के अंदर जो दरबारी जीवन और राजाश्रय की प्रधानता का जो वातावरण बन गया था, उसी वातावरण में रहकर मतीराम ने काव्य की रचना की थी। इसलिए उनके काव्य में उस समय की परिस्थितियों का प्रभाव देखने को मिलता है। मतीराम में लोक जीवन का करीबीपन और यथार्थ अन्य कवियों की अपेक्षा अधिक देखने को मिल जाता है। जैसे कि रीतिकाल के सभी कवि थे, उन्होंने जनजीवन की उपेक्षा की थी, जनजीवन के बारे में अपने साहित्य में कुछ नहीं लिखा था। लेकिन मतीराम के साहित्य में हमें जनजीवन के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो मतीराम के काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत हम जान सकते हैं। पहली है राज्य आश्रय की प्रधानता एवं दरबारी जीवन। मतीराम रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्य धारा में पनपे दरबारी जीवन के सफल चितेरे कहे जाते हैं। महाकवि देव की भांति मतीराम एक से अधिक राज्य आश्रयों में रहे और शनै शनै अपनी काव्य यात्रा को आगे बढ़ाया। मुगल सम्राट जहांगीर के राज्य आश्रय में फूल मंजरी 1619 ईस्वी में, बूंदी नरेश भाव सिंह की आज्ञा से ललित ललाम 1663 ईस्वी में, भूप भोगनाथ के लिए मतीराम सतसई 1681 ईस्वी में, कुमायूं नरेश ज्ञानचंद की राज्य आश्रय में रहकर 1690 ईस्वी में अलंकार पंचासी का मतीराम ने मुख्यतया लिखी। यानी ये इनकी जो रचनाएं हैं वो राज्य आश्रय में रहकर लिखी गई। राज्य आश्रय से स्वतंत्र जन जीवन के बीच रहकर काव्य रचना करना उस समय के कवियों के लिए बिल्कुल संभव नहीं था। इसलिए मतीराम ने अपने आश्रयदाताओं के विलासी जीवन को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से फूल मंजरी, ललित ललाम, मतीराम सतसई में कामुक हाव भावों के साथ उकेरा है। आश्रयदाताओं को संतुष्ट करने पर ही कवियों को धन दौलत, प्रसिद्धि और समाज में आदर सम्मान मिलता था। अतः मतीराम ने भी विभिन्न राज्याश्रयों में रहकर रीतिकाल में धन दौलत व प्रसिद्धि पाई और मान सम्मान पूर्वक साहित्यिक अवदान दिया। उसके पश्चात जो अगली इनके काव्य की विशेषता है वो है नायिका भेद चित्रण। रीतिकाल में आचार्य कवियों ने नायिकाओं के स्वभाव, जाति, गुण, धर्म, यौवन, क्रीड़ा, नायक के साथ वियोग, संयोग, सामाजिक व्यवहार आदि के आधार पर अनेक भेद प्रभेद करते हुए एक तरफ रीति काव्य परंपरा में आचार्यत्व का पालन करना चाहा, तो दूसरी तरफ दरबारी संस्कृति के विलासी जीवन की कामुकता, विलासिता एवं सांसारिकता को बढ़ाकर धन ऐश्वर्य प्राप्त किया। मतीराम ने नायिका भेद वर्णन की परंपरा का निर्वाह रसराज एवं मतीराम सतसई में किया है। नव यौवना, स्वकिया, परकिया, प्रोसित पतिका, ज्ञात यौवना, अज्ञात यौवना, मुग्धा, नवोडा इत्यादि भेदों को मतीराम ने ब्रज भाषा की नाद सौंदर्य और अनुप्रास की छटा में सजाया है। उसके पश्चात मतीराम के काव्य की अगली विशेषता है रीति निरूपण। मतीराम ने
रीतिकालीन आचार्यों द्वारा निर्वहित रीति निरूपण एवं लक्षण ग्रंथ परंपरा का परिपालन निष्ठापूर्वक किया है। रसराज श्रृंगार के संयोग, वियोग, वियोग की अवस्थाओं, आलंबन उद्दीपन की व्यापकता और क्रिया व्यापार के विस्तारण का चित्रण इन्होंने किसमें किया है? अपनी रचना रसराज में। तो मतीराम सतसई में मतीराम ने श्रृंगार के आलंबन, नायक नायिका के भेद प्रभेद अनायास और स्वाभाविक रूप में वर्णित किए हैं। अलंकारों के लक्षण और उदाहरण मतीराम ने ललित ललाम में दिए हैं और अलंकार पंचाशिका में कुवलयानंद और चंद्रालोक के आधार पर अलंकारों के उदाहरण और लक्षण प्रस्तुत किए हैं। रस निरूपण एवं नायक नायिका भेद का आधार मतीराम ने भानुदत्त की रस मंजरी और श्रृंगार मंजरी और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण से ग्रहण किया है। फिर भी कवि ने अंध निर्वाह नहीं करके, यानी उनके पीछे एकदम से उन्हीं की परिपाटी पर ये नहीं चले, बल्कि उचित विवेकपूर्ण ढंग से उचित को ग्रहण किया है और अनुचित को छोड़ दिया है। फूल मंजरी संकेतार्थ में नायिका का चित्रण करती है और वृत्त कौमुदी छंदों का रीतिकालीन प्रामाणिक ग्रंथ है। मतीराम के काव्य की अगली विशेषता है नख-शिख सौंदर्य का चित्रण। रीतिकाल में नायिका के नख से लेकर शिख तक के अंगों प्रत्यंगों इत्यादि का चित्रण किया जाता था। मतीराम ने अपने रसराज एवं मतीराम सतसई नामक 2 ग्रंथों में नायिका के मुख, नेत्रों, हंसी, अरुण पैर आदि का सलज्ज चित्रण बिंब और नाद सौंदर्य के साथ किया है। अनुप्रासिकता उनके दोहों में सहज ही लभ्य है, किंतु इससे भाव एवं रस के साथ अंग प्रत्यंग सौंदर्य दब नहीं गया है। उसके पश्चात इनकी जो अगली विशेषता है वो है संयोग श्रृंगार वर्णन। श्रृंगार की प्रधानता के कारण पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी थी। यानी पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, उन्होंने रीतिकाल का नामकरण श्रृंगार काल किया था। उन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहकर पुकारा था। किस लिए? क्योंकि इस समय के साहित्य में श्रृंगार की प्रधानता थी, तो श्रृंगार की प्रधान प्रवृत्ति को देखकर ही उन्होंने इसे श्रृंगार काल की संज्ञा दी थी। रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार के संयोग पक्ष का वर्णन करते हुए विभिन्न क्रीड़ा व्यापारों, अठखेलियों, विभिन्न प्रकार की रति केलियों का निरूपण किया है। श्रृंगार के इसी क्षेत्र में नायिका का रूप सौंदर्य चित्रण, नायिका भेद, हास परिहास इत्यादि भी देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जैसे जल विहार, वन विहार, आँख मिचोली, भाग खेलना, पतंगबाजी, कबूतरबाजी आदि भी इसी के अंतर्गत आती है। मतीराम ने नायक नायिका की उक्त सभी चेष्टाओं का मौलिकतापूर्वक निर्वाह किया है। नायिका का हंसना, अरुण चरणों से चलना, बोलना आदि सब कुछ संयोग की क्रीड़ाओं के अंतर्गत आता है। इनके काव्य की अगली प्रमुख विशेषता है वियोग श्रृंगार वर्णन। रीति काव्य में रीति कवियों ने वियोग श्रृंगार के अनेक चित्र प्रस्तुत किए हैं और इसके साथ साथ विरह की चारों अवस्थाओं पूर्व राग, मान, करुण एवं प्रवास और 10 दशाओं, विरह की जो 10 दशाएं होती है कौन कौन सी? चिंता, अभिलाषा, स्मृति, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता एवं मरण आदि के वर्णन चित्र अंकित किए हैं। यानी रीतिकाल के कवियों ने वियोग श्रृंगार के सभी प्रकार के चित्र उकेरे हैं। उन्होंने विरह की चारों अवस्थाओं के पूर्व राग, मान, करुणा और प्रवास चारों अवस्थाओं का वर्णन किया है और विरह की 10 दशाओं चिंता, अभिलाषा, स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण सभी दशाओं का जो है वो चित्र उकेरा है या चित्र अंकित किए हैं। प्रिय कृष्ण के द्वारा विस्मृत किए जाने से मतीराम की नायिका रात दिन विरह में जल रही है। उसे दुख है कि वियोग की अग्नि प्रिया को शायद नहीं जलाती, तभी तो वह प्रिया का कष्ट अनुभव नहीं कर पाता है और दुखी नहीं है। प्रवास अवस्था में अभिलाषा और स्मृति का चित्रण मतीराम ने बखूबी किया है। प्रिय के वियोग में शरीर की कांति नीरस और अनाकर्षक पीत रंग में बदल गई है।
मतिराम का विप्रलंब वर्णन देव एवं बिहारी की भांति ऊहात्मक नहीं हो पाया है, अपितु यह सर्वसम्मत है। उसके पश्चात मतिराम के काव्य की अगली विशेषता है भक्ति एवं नीति का वर्णन। हालांकि रीति काल काव्यांग निरूपण यानी काव्य के विभिन्न अंग जैसे अलंकार, रस, ध्वनि इत्यादि का निरूपण और श्रृंगार के संदर्भ में घोर कामुकता, विलासिता और सांसारिकता का युग रहा और स्वतंत्र भक्ति एवं नीति का वर्णन गिरिधर जैसे कवियों को छोड़कर बहुत कम कवियों ने किया, किंतु अति श्रृंगारिकता ने रीति कवियों के हृदय को धीरे धीरे खोखला, नीरस एवं सारहीन बना दिया था। यही कारण है कि रीतिकाल के अधिकांश कवि और आचार्य भक्ति और नीति का वर्णन प्रसंगवश करते रहे। मतिराम ने भी श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए अपने आराध्य का गुणगान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किया, साथ ही नीति के दोहों से समाज को सुशिक्षा भी प्रदान की। श्री कृष्ण लीलाधारी और रास लीला रचने वाले सर्वसिद्ध प्रेमी है। उन्हें देखकर भक्तों की आत्मा सांसारिकता को कुछ क्षण भुला बैठती है, जैसे कि नायिका श्री कृष्ण के रूप को देखकर स्वयं को भुला बैठती है। मतिराम ने प्राकृतिक सौंदर्य को भी श्री कृष्ण की सुंदरता लेते वर्णित कर कृष्ण भक्ति का परिचय दिया है और अन्योक्ति शैली में उन्होंने नीतिपरक दोहे भी लिखे हैं, जो कि सामाजिक यानी काव्य पढ़ने वाले सहृदयों को सुशिक्षा देने के लिए लिखे हैं। उसके पश्चात मतिराम के काव्य की अगली प्रमुख विशेषता है प्रकृति चित्रण। रीति काव्य में प्रकृति का चित्रण अधिकांशतया आलंबन एवं उद्दीपन रूप में ही अधिक हुआ है। केवल सेनापति एवं पद्माकर को छोड़कर रीतिबद्ध एवं रीति सिद्ध कवि आचार्यों ने प्रकृति के मानवीकरण, उद्दीपन, आलंबन, दूत दूती वर्णन, बारहमासा वर्णन, षट ऋतु आदि का वर्णन, नायक नायिकाओं की रति क्रिया, मिलन स्थलों, आँख मिचोली, संयोग वियोग को बढ़ाने के लिए किया है। मानो प्रकृति जो है वो वासना का स्थल बन गई है। मतिराम ने प्रकृति के आलंबन और उद्दीपन चित्र फूल मंजरी, रसराज और मतिराम सतसई नामक तीनों कृतियों में किया है। उसके पश्चात मतिराम के काव्य की अगली विशेषता है ब्रज भाषा की प्रधानता। रीतिकालीन कवियों ने अपने आचार्यत्व का निरूपण, कवि कर्म का सर्जन और लक्षण ग्रंथों का निर्माण साहित्यिक ब्रज भाषा में किया। अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना तीनों प्रकार की शब्द शक्तियों तथा ओज, माधुर्य और प्रसाद तीनों प्रकार के गुणों से युक्त संगीतमय ब्रज भाषा अपने साहित्यिक वैभव को रीतिकाल में ही पा सकी। रीतिकाल के आचार्य एवं कवि मतिराम ने साहित्यिक ब्रज भाषा को अपनाया, जिसमें माधुर्य गुण, लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्ति, नाद सौंदर्य, अनुप्रासिकता, संगीतात्मकता, चित्रबिंबात्मकता जैसी विशेषताएं मतिराम ने सहज रूप में सौंदर्यांकित की है। तत्सम शब्दों का बाहुल्य मतिराम की ब्रज भाषा में अवश्य मिलता है, जो वर्ण्य विषय की मांग है, क्योंकि वहाँ लाक्षणिक ध्वन्यात्मकता काम्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मतिराम की भाषागत विशिष्टता को रेखांकित करते हुए लिखा है कि रीति ग्रंथ वाले कवियों में इस प्रकार की स्वच्छ, चलती और स्वाभाविक भाषा कम कवियों में ही देखने को मिलती है। मतिराम किसी रस स्निग्ध तथा प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वाले बहुत कम है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतिराम किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। मतिराम के बारे में ये उक्ति कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जिसमें उन्होंने मतिराम की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि मतिराम किसी चलती भाषा पद्माकर को छोड़कर अन्य रीति कवियों के अंदर देखने को नहीं मिलती। मतिराम के काव्य की अगली विशेषता है छंद एवं अलंकार। रीतिकालीन कवियों की भांति मतिराम ने भी मात्रिक और वर्णिक वर्णवृत्तों का प्रसंगवत प्रयोग किया है। मतिराम की वृत्त कौमुदी छंदों का रीतिकालीन काव्यों में प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। यानी मतिराम का जो ग्रंथ है वृत्त कौमुदी, उसके अंदर इन्होंने छंदों का वर्णन किया है, जो कि रीतिकालीन काव्य ग्रंथों में एक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। इसमें छंदों के लक्षण व उदाहरण सुबोध है और नियमानुरूप है और सरस है।
कवि का कवित्व भी छंद वर्णन में कहीं ओझल नहीं हुआ है। दोहा मतीराम की वृत्ति में अधिक कुशलता से समाया हुआ प्रतीत होता है। मतीराम सतसई तो दोहों का ही काव्य है। मतीराम ने उपमा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, रूपकादि अलंकारों का अपने कवि कर्म में अभिनव प्रयोग किया है। अलंकार भाषा को आकर्षक बनाते हैं और उनकी भाषा में कहीं भी अलंकार साध्य नहीं लगते, अपितु साधन ही प्रतीत होते हैं। ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका शुद्ध अलंकारिक लक्षण ग्रंथ है, जिसमें जयदेव के चंद्रालोक और अप्य दीक्षित के कुल्यानंद का अनुकरण किया गया है। रसराज और मतीराम सतसई में अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म आदि ही लगते हैं। निष्कर्ष रूप में मतीराम के काव्य की विशेषताओं के बारे में हम कह सकते हैं कि रीतिकालीन कवियों की अपेक्षा मतीराम ने मौलिक एवं सफल काव्य रचना की और काव्यांग निरूपण जैसे कि अलंकार, रस, नायक नायिका भेद, नख शिख वर्णन, पिंगल यानी छंद वर्णन में मतीराम पूरी तरह से सफल रहे हैं। उनका कवि कर्म और आचार्यत्व सहज ही ग्राह्य है, क्योंकि भावों के साथ भाषा की मौलिकता एवं स्वाभाविकता उन्हें सहज ही ग्राह्य है। धन्यवाद।